हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या है और लेजिस्लेचर को इसे लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ में कौन कौन से एक्ट कवर होते हैं। पहला है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, दूसरा है इंडियन पीनल कोड 1860, तीसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1873 एंड द लास्ट वन इज पॉक्सो, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। देखिए, सन 2012 से पहले हमारे क्रिमिनल लॉ में केवल 3 एक्ट गवर्न होते थे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है वो सन 2012 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लेजिस्लेचर को इस अमेंडमेंट एक्ट को लाने की आवश्यकता या जरूरत क्यों पड़ी। इसका मेन रीजन था माइनर्स के साथ एक के बाद एक हो रही रेप इंसिडेंट, और सबसे ज़्यादा हद तो तब हो गई जब 21 अप्रैल 2018 को एमपी में 4 महीने की बच्ची के साथ में ये घटना घटित हुई। उसी दिन हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने इमीडिएट इफेक्ट से एक ऑर्डिनेंस जारी किया। इसका नाम था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में डिफाइन किया गया है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और किसी विषय पर विधि बनाना बहुत ही आवश्यक हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो इमीडिएट इफेक्ट से ऑर्डिनेंस पास कर दें, और वो ऑर्डिनेंस ऐसा ही इफेक्ट रखता है, ऐसा ही प्रभाव रखता है जैसे कि कोई लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया अधिनियम। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस से क्या क्या चीज़ें हमारे क्रिमिनल लॉ में लाई गई थी। इस ऑर्डिनेंस से आईपीसी के सेक्शन 376 में मेजर चेंजेस किए गए और उसके साथ ही कुछ सेक्शन भी ऐड किए गए। इसके बाद 23 जुलाई 2018 को लोकसभा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे 30 जुलाई को लोकसभा से पास कर दिया गया और 6 अगस्त 2018 को राज्यसभा से भी इसे पास कर दिया गया। और राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने 11 अगस्त 2018 को इस बिल को अपनी अनुमति दे दी, और जिससे ये बिल अधिनियम में परिवर्तित हो गया। मगर ध्यान देने वाली एक चीज़ ये है कि इनैक्ट तो ये हुआ 11 अगस्त 2018 को, मगर इसे जो पारित किया गया यानी कि इसको इन्फोर्समेंट में लाया गया, वो डेट थी 21 अप्रैल 2018। यानी कि ऑर्डिनेंस जिस डेट को इनैक्ट हुआ था, ड्राफ्ट होके आया था हमारे सामने, उसी डेट से इस एक्ट को लागू माना गया, यानी इसे बैक डेट से लागू माना गया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इस एक्ट के बाद हमारे लॉ में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो आईपीसी के सेक्शन 376 में हुआ है, और उसके साथ ही कुछ रिलीवेंट सेक्शन में अमेंडमेंट किए गए हैं जो आईपीसी के सेक्शन 376 से रिलीवेंट थे, और कुछ सेक्शन जो हैं सीआरपीसी में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो हम इनको क्रम से देख लेते हैं, और मेजर हम लोग देखेंगे कि आईपीसी के 376 में क्या चेंजेस हुए और क्या चीज़ें, कौन से सेक्शन उसमें ऐड किए गए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 376 में क्या मेजर चेंजेस किए गए। तो सेक्शन 376 बेसिकली पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में बात कर रहा है, जिसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से भी अमेंडमेंट किए गए थे, और अब जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 से भी उसमें अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 376 के सब सेक्शन 1 में अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट के द्वारा, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट जो 7 ईयर्स था उसे अब बढ़ाकर मिनिमम पनिशमेंट को, यानी मिनिमम पनिशमेंट जो पहले 7 ईयर्स का था, अब वो पनिशमेंट कर दिया गया 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट प्लस जुर्माना। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 376 में क्लॉज आई को ओमिट कर दिया गया है, जो कि 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के संग में बलात्संग के बारे में बात कर रहा था। और इसको ओमिट करने के साथ ही साथ इन्होंने सब सेक्शन 2 के बाद सब सेक्शन 3 एक ऐड करा है, जिसमें अंडर 16 ईयर्स यानी कि जो 16 साल से कम की बालिकाएं हैं उनके बारे में अलग से पनिशमेंट की बात की है, जिसमें इन्होंने मिनिमम पनिशमेंट 20 साल रखा है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि ये एक्सटेंड हो सकता है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और ये जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होगा ये उस व्यक्ति के यानी अभियुक्त के जीवन काल के लिए होगा, पूरे जीवन भर के लिए उसे जेल में ही रहना होगा। और दूसरी चीज़, इसमें 2 प्रोवाइजो और ऐड करेगा, यानी सब सेक्शन 3 के साथ में ही 2 प्रोवाइजो दिए गए हैं, जिसमें जुर्माने की राशि वसूली जाएगी वो महिला या विक्टिम के लिए दे होगी, और उसके मेडिकल खर्चों, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए जो जस्ट और रीजनेबल होगी। तो ये पूरा एक सेक्शन 376 में अमेंडमेंट किया गया, जहाँ पे सब सेक्शन 1 में अमेंडमेंट किया गया, एंड सब सेक्शन 3
इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट सेक्शन जो इंसर्ट किया गया है आईपीसी में वो है 376A(b), जो कि 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ में बलात्कार के बारे में बात कर रहा है, जिसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 20 ईयर्स है, मैक्सिमम ये इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, और जो कि उस अभियुक्त व्यक्ति के शेष जीवन काल के लिए होगा, जो कि उसका शेष जीवन काल बचा है। साथ ही साथ इसमें फाइन का भी प्रोविजन ऐड किया गया है कि फाइन भी कंपल्सरली दिया जाएगा। और दूसरी चीज इसमें जो बताई गई है, 2 प्रोवाइजो ऐड करे गए हैं इसी सेक्शन में, और ये कह रहे हैं कि जो भी फाइन होगा वो विक्टिम को दिया जाएगा, और जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और उसके जीवन यापन के लिए यानी रिहेबिलिटेशन के लिए जस्ट एंड रीजनेबल होगा। अब बारी आती है तीसरा जो सेक्शन जोड़ा गया है, वो सेक्शन जोड़े गए हैं सेक्शन 376D के बाद। बेसिकली सेक्शन 376D गैंग रेप के बारे में बात कर रहा है, और उसी के रिगार्डिंग 2 सेक्शन और ऐड कर दिए 2018 के अमेंडमेंट से। वो है सेक्शन 376DA एंड सेक्शन 376DB। सेक्शन 376DA जो बात कर रहा है वो 16 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के संग गैंग रेप के बारे में बात कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कोई भी यानी एक से अधिक जो भी व्यक्ति होंगे वो कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में काम करेंगे, तो उनमें सभी को जो उस ऑफेंस में शामिल हैं सभी को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ पनिशमेंट दिया जाएगा, जो उनके शेष जीवन काल के लिए होगा। साथ ही साथ उन पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। 2 प्रोवाइजो ऑल्सो एडेड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फाइन होगा वो विक्टिम को दे होगा, और उसके मेडिकल एक्सपेंसिव और उसके पुनः दोबारा जीवन यापन के लिए जस्ट एंड रीजनेबल होगा। दूसरा सेक्शन जो 376D में जोड़ा गया है वो है 376DB, जो ये बात कर रहा है 12 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के संग गैंग रेप के बारे में। जो कोई भी व्यक्ति जो एक से अधिक है वो अपने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में अगर कोई ये ऑफेंस कमिट करते हैं, वो सब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए लायबल होंगे, प्लस जुर्माने के लिए भी लायबल होंगे, या फिर उनको मृत्यु दंड से भी दंडित किया जा सकता है। यानी 376DB मृत्यु दंड का भी प्रोविजन यहाँ दे रहा है। साथ ही साथ इसमें भी 2 प्रोवाइजो और ऐड किए गए हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये जो फाइन है ये विक्टिम को दिया जाएगा, और ये फाइन इतना जस्ट और रीजनेबल होगा जो विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए नेसेसरी हो। 376 के रिगार्डिंग यानी ये जो 376 में जो अमेंडमेंट हुए हैं, 376 में जो नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं, उनके रिगार्डिंग कौन कौन से सेक्शंस और कौन कौन से एक्ट में वो सेक्शंस को अमेंड किया गया है। यानी जहां केवल इन नंबर्स की ज़रूरत थी इन सेक्शंस की, जो महिलाओं के प्रति ऑफेंसेस के प्रोसीजर को बता रहे हैं या उनके अगेंस्ट एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बारे में बता रहे हैं, तो उनमें वो चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं वो आप इधर स्लाइड में देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं CRPC में कौन से मेजर अमेंडमेंट हुए हैं रिगार्डिंग दिस अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले हुआ CRPC का सेक्शन 173 का सब सेक्शन 1A, जो बात कर रहा था किसी चाइल्ड के रेप के संबंध में जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम था वो 3 मंथ्स का था, जो इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद जो सेक्शन 376 के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका टाइम पीरियड 3 मंथ से घटाकर 2 मंथ्स कर दिया गया है। CRPC का नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो सेक्शन 374 में हुआ है। बेसिकली CRPC का सेक्शन 374 कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील की बात करता है। सेक्शन 374 के सब सेक्शन 3 के बाद एक सब सेक्शन 4 इंसर्ट किया गया है, जहां पे बताया गया है कि जो भी रेप के विक्टिम्स हैं उनके अगेंस्ट अगर अपील की गई है तो उसको विद इन द 6 मंथ यानी अपील फाइलिंग के 6 मंथ के अंदर उसे डिस्पोज करना होगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो हुआ है सेक्शन 377 में। ये भी बेसिकली अपील के संबंध में प्रोविज़न कर रहा है, और ये बता रहा है कि कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी जो पनिशमेंट दिया गया है उसके अगेंस्ट कौन सी कंडीशंस में अपील कर सकती है। तो यहाँ पे भी सब सेक्शन 3 के बाद एक सब सेक्शन 4 जोड़ा गया है, और वो भी यही बता रहा है कि अगर कोई अपील इन सेक्शन 376 के रिलेटेड ऑफेंसेज में हुई है तो वहाँ पे भी उस अपील का जो भी डिस्पोजल है वो विद इन 6 मंथ कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो इस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के रिगार्डिंग CRPC में किया गया है वो है सेक्शन 438 में। 438 बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजन कर रही है, और इसमें भी सब सेक्शन 3 के बाद एक सब सेक्शन 4 जोड़ा गया है जो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है कि इस सेक्शन की कोई भी बात यानी कि सेक्शन 438 की कोई भी बात IPC के रिगार्डिंग IPC के सेक्शन 376 के क्लॉज 3, 376AB,
376 DA और 376 DB के रिगार्डिंग नहीं समझी जाएगी। यानी कि अगर एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस दिए भी गए हैं तो एंटीसिपेटरी बेल अगर किसी को मिलनी चाहिए तो इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो सीआरपीसी में हुआ है वो है सेक्शन 439। 439 जो है वो बेल के रिगार्डिंग स्पेशल पावर्स की बात कर रहा है, हाई कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स की। तो इसमें जो अमेंडमेंट, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ है सब सेक्शन 1 के प्रोवाइजो के बाद। सब सेक्शन 1 में एक प्रोवाइजो ऑलरेडी दिया हुआ है, उस प्रोवाइजो के बाद एक प्रोवाइजो और ऐड किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई बेल एप्लीकेशन आती है जो कि रिलेटेड है आईपीसी के सेक्शन 376 सब क्लॉज 3 से, आईपीसी के सेक्शन 376 DA-DB से या फिर आईपीसी के सेक्शन 376 AB से, तो उस बेल एप्लीकेशन के बारे में नोटिस दिया जाएगा। जो बेल एप्लीकेशन आई है उसके आने के विदिन 15 डेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म किया जाएगा। और दूसरी बात, जो सब सेक्शन 1 के बाद सब सेक्शन 1A जोड़ा गया है, इसमें नया इंसर्ट किया गया है, जो ये बता रहा है कि एट द टाइम ऑफ द हियरिंग ऑफ दैट बेल एप्लीकेशन, वहाँ वो इन्फॉर्मर जो उसने बेल एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी वो और या फिर उसके बिहाफ पे वो वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। अब देख लेते हैं कि शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में इस सेक्शंस के रिगार्डिंग क्या अमेंडमेंट हुए हैं। तो सेक्शन 376 AB, सेक्शन 376 DA, सेक्शन 376 DB, इन सबको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही साथ ये नॉन वेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं और इनका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा। ये शेड्यूल 1 में बताया गया। और पॉक्सो में इस सेक्शन के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं। लास्ट सेक्शन ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट ये बता रहा है, यानी सेक्शन 26 ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट विच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, वो ये बता रहा है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद ऑर्डिनेंस 2018 को रिपील समझा जाए। और दूसरा सब सेक्शन ऑफ 26 ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक्ट या प्रोसीजर हमने ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग कर लिया है तो वो इस एक्ट से इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा पूरा अमेंडमेंट एक्ट का स्ट्रक्चर था, जिसमें जो मेजर अमेंडमेंट हमारे हुए हैं वो सेक्शन 376 में हुए हैं, उसी में कुछ इंसर्शन किए गए हैं और उसके अलावा कुछ अलग सेक्शन में जो सीआरपीसी में है उनमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं, लेकिन प्रॉपरली जो अमेंडमेंट हुए हैं वो केवल सेक्शन 376 में किए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए तोशानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।